वेलकम ऑल स्टूडेंट्स एट फॉरएवर केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने SN1 रिएक्शन को सीखा है। SN1 रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम बढ़ते हैं SN2 रिएक्शन की ओर। SN2 का नाम पहले बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन, इसे बोलते हैं हम इंग्लिश में। अब हिंदी में क्या है, नाभिक स्नेही जो कि N को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिस्थापन जो कि S सब्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट करता है, द्विअणुक मतलब ये दो वाला है हमारा, और अभिक्रिया वो हमारी रिएक्शन है। ठीक है, तो पूरा नाम है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विअणुक अभिक्रिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका नाम है। मैंने बताया था नाम से ही पता लग जाता है, समझने के बाद पता लगेगा। अब हमने SN1 पढ़ ली है। SN1 के बारे में आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। SN1 में क्या होता है, जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो क्या करता है, सबसे पहले पद में जो हमारा X होता है, हेलोजन परमाणु होता है, वो निकल के चला जाता है प्रथम पद में, और प्रथम पद हमारा धीमा पद होता है, और धीमे पद में हमारे कार्बन धारण की उत्पत्ति होती है। दूसरे पद में नाभिक स्नेही क्या करता है, दोनों साइड से अटैक करता है, और दो उत्पाद मिलते हैं हमारे, रिटेंशन प्रोडक्ट एंड इन्वर्जन प्रोडक्ट। दो उत्पाद होते हैं, एक में जिसमें आगे साइड से अटैक होता है और एक साइड में जिसमें पिछले वाली साइड से अटैक होता है, जिसकी वजह से 50-50% हमें प्रोडक्ट वहाँ पे उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं। अब SN2 क्या है, ये हम कैसे पहचानेंगे, इनके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, अगर हमें दो रिएक्शन दी गई है हमें कैसा पता लगेगा ये SN1 के थ्रू होगी या SN2 के थ्रू होगी, वो सारी डिस्कस हम इसी लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं SN2 रिएक्शन। जो हम SN1 और SN2 पढ़ रहे हैं वो एल्किल हैलाइड के लिए पढ़ रहे हैं, RX के लिए पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर भी वही चला हुआ है अभी, हेलो एल्किन तथा हेलो एरियंस। देखिए ये कैसे होगी, ये हमारे पास में एक H है, एक ये H है हमारे पास में, एक ये H है हमारे पास में, और ये हमारा एक कौन लगा हुआ है X, ये कौन लगा हुआ है हमारा X, ये है हमारा CH3X मिथाइल हैलाइड। ओके स्टूडेंट्स, अगर SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है तो देखिए क्या होता है। SN2 रिएक्शन के लिए हमारे पास में कोई नाभिक नहीं है, Nu-, ये हमारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। BC के गेम के SN2 में प्रबल नाभिक नहीं होते हैं, दुर्बल नाभिक नहीं SN1 में दे होता है, ये मैंने उसमें पढ़ाया है। अब SN2 में हमारे कौन से होते हैं, दुर्बल की जगह कौन होते हैं, प्रबल होते हैं हमारे। ओके स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं। देखिए SN1 हमारी दो पदों में होती है, SN2 हमारी एक पद में कंप्लीट होती है। इसमें एक ही पद होता है, वही क्या होता है इसका पहला पद, और पहले ही पद इसका क्या होता है हमारा धीमा पद, और ये एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए रिएक्शन होगी क्यों, पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। X जो है हमारा वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से एक होगा, X की वैल्यू हेलोजन हो गया हमारे। अब जब हेलोजन्स हमारे पास में है और हेलोजन्स कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इन पे आंशिक ऋणावेश आएगा और इन पे आंशिक धनावेश आएगा। आपको पता है एल्किल हैलाइड की जो प्रकृति होती है वो ध्रुवीय होती है, जिसके कारण उन पे आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश उत्पन्न होते हैं। और कार्बन के लिए हेलोजन परमाणु ठीक नहीं होता है लगाना, क्योंकि वो उसे ध्रुवीय बनाता है, और इस बॉन्ड में क्या करता है, अस्थिरता उत्पन्न करता है। अस्थिरता का मतलब इसे बंद नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है, तो कार्बन को इसका कोई फायदा नहीं है। तो कार्बन क्या करता है, इस ग्रुप को हटाने की कोशिश करता है। SN1 में क्या होता है, SN1 में ये अपने आप ही हटके चला जाता है, और यहाँ पे कार्बोधनाइन बनता है पहले पद में। बट SN2 में देखिए क्या होता है, SN2 में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना हमारा नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही क्या करता है, Nu- नाभिक स्नेही I भी हो सकता है। जैसे मैं आपको क्या बोला हूँ, ये बोल दूँ कि मेरे पास में I- है, I- के पास में इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है और इसके पास में कमी है, ये चाहता है कि ये ग्रुप यहाँ से निकल जाए। परंतु आपको पता होगा कि जो हमारे प्रबल नाभिक स्नेही होते हैं, प्रबल नाभिक स्नेही वो क्या करते हैं, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। प्रबल नाभिक स्नेही क्या होते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके साथ वहाँ पे बॉन्ड भी बनाते हैं। अब ये जो ग्रुप है ना, ये इससे डिसाइड होता है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो निकल ही ना आए यहाँ से, तो ऐसे केस में हम किसी प्रबल नाभिक स्नेही का यूज़ करेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसा ग्रुप है कोई जो अपने आप से निकल के जा सकता है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे I लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पे I। आपको पता होगा कार्बन आयोडीन का जो बंध होता है वो बंध लंबाई उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और बंध लंबाई ज़्यादा होने की वजह से आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है, तो आयोडीन आसानी से निकल के भी चला जाएगा। अगर आयोडीन आसानी से निकल के चला जाएगा तो हमें हमारा तो दुर्बल नाभिक स्नेही भी इलेक्ट्रॉन दे देगा। बट अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, हम बात करेंगे ग्रुप कौन होगा, अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो खुद से निकल के ही ना जाता हो, तो ऐसे केस में हमें प्रबल नाभिक स्नेही का उपयोग करना पड़ता है, जो जबरदस्ती अटैक करता है, और अटैक करने के बाद इसे बॉन्ड सीधा बनाता है इसके साथ में, और इसे क्या करता है, इस ग्रुप को यहाँ से निकाल देता है।
ठीक है, तो वही चीज़ अब हम समझ रहे हैं होगा क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले पद में क्या होगा, पहला पद हमारा धीमा होगा, स्लो स्टेप होगा ये हमारा। अब देखिए ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, केवल एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। क्या होता है, जैसे जैसे नाभिक स्नेही बैक साइड से मतलब कार्बन की उस साइड से जिस साइड पे हेलोजन नहीं है, हेलोजन किस साइड में है, इस साइड में, तो उसकी बैक साइड से, पिछले वाली साइड से, उसे हम बैक साइड बोल रहे हैं। बैक साइड से क्या करता है, अटैक करता है। अब ये ग्रुप यहाँ से तो निकल नहीं रहा। जैसे सपोज कीजिए किसी घर में एक सर्वेंट है और वो कहता है कि मैं इस घर से निकलूंगा ही नहीं, तो वो फ्रंट साइड से बिल्कुल नहीं, उसे निकाल ही नहीं पाते हो, तो क्या करता है नाभिक इसने क्या करता है, पिछले वाले कमरे से आता है और उनके कान भर देता है। कान भरता है कि मैं आपको इससे अच्छा काम को दूंगा, मतलब इससे अच्छी फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इससे अच्छी सर्विस मैं आपको दूंगा। तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हम इसे ज़बरदस्ती निकाल देते हैं और ये अंदर आ जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कुछ ऐसी ट्रिक है उसके पास में कि वो ज़्यादा सर्विस का फ़ायदा देकर कुछ भी बोलकर मतलब उस घर में रहने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार आयोडीन माइनस प्रबल नाभिक किस नहीं है जो अधिक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड बनाएगा तो ये वाला ग्रुप निकलेगा। तो देखिए SN2 रिएक्शन का एक विशेषता होती है, वो विशेषता देखिए क्या है हमारी विशेषता। ये होती है कि जैसे जैसे ये कार्बन पे कौन लगा हुआ है, X लगा हुआ है, जैसे जैसे ये X निकलता है ऐसे ऐसे पीछे से कौन आने लगता है, नाभिक स्नेही, और ये दोनों काम साथ साथ होते हैं। जितना ये यहाँ से निकलता है उतना ही इसकी तरफ को बढ़ता है, जैसे ये निकलता है ऐसे ही इसके पास पहुँचता है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर ये पहले निकल के चला जाता तो यहाँ कार्बोधनाइन बनता जैसे SN1 में हुआ है, बट यहाँ पे क्या होता है जैसे जैसे निकल के जाता है ऐसे ऐसे ये इसके साथ में पहुँचता है। तो जैसे ये पूरा निकल जाएगा तो ये पूरा इस पे बॉन्ड बना लेगा। क्या कार्बोधनाइन को बनने का मौका मिलेगा, नहीं मिलने का। जब कार्बोधनाइन को मौका नहीं मिलने का तो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कितने स्टेप में हो जाती है, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। इसे बोलते हैं हम साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, साथ साथ बॉन्ड का टूटना और साथ साथ बॉन्ड का बनना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं ये नाभिक इसने क्या करता है, अपने माइनस होने के कारण इसे प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है और साथ साथ इस एक्स को भी निकालता है। ये दोनों घटनाएं साथ साथ होती है। अब देखिए क्या होगा, हमारा NU माइनस जैसे ही C पे आ जाएगा, कहीं पे आ जाएगा, हमारा C पे आ जाएगा, अब देखिए ये इस पे आ गया है ना, तो कौन निकल गया हमारा बाहर, हमारा निकल गया कौन, X माइनस इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया है। X माइनस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल गया है। अब ये हमारा क्या है, यही हमारा उत्पाद है। SN1 रिएक्शन में क्या था, कार्बोधनाइन बनता था, उस कार्बोधनाइन पे दोनों साइड से अटैक हो सकता था, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। दोनों साइड से अटैक होने की वजह से दो उत्पाद मिलते थे हमें, ऐसा होता था। बट इसमें ऐसा मौका ही नहीं मिलता। जैसे जैसे निकलने वाला समूह यहाँ से आराम आराम से निकलता रहता है, ऐसे ऐसे नाभिक स्नेही उसकी तरफ अप्रोच करता है, पहुँचता रहता है। जैसे ये निकल जाता है वो उससे पहुँच जाता है और रिएक्शन हमारी पूरी हो जाती है। इस रिएक्शन के अंदर एक बीच में एक संक्रमण अवस्था आती है। क्या आती है हमारी, संक्रमण अवस्था, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ये संक्रमण अवस्था क्या होती है, किसी अभिक्रिया की वो अवस्था जिसके अंदर जो बॉन्ड टूटने वाला है उस बॉन्ड को टूटते हुए दिखाया जाता है और जो बॉन्ड बनने वाला है उस बॉन्ड को बनते हुए दिखाया जाता है। किसी अभिक्रिया की ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, संक्रमण अवस्था कहलाती है। तो देखिए CH ये सॉलिड लाइन से तो मैंने दिखाई, इन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब निकलने वाला कौन सा है, निकलने वाला X है, तो इसे डॉटेड दिखाएंगे X, और जो पहुंच रहा है उसे कहीं से दिखाएंगे, उसे भी डॉटेड दिखाएंगे NU। यानी कि जो डॉटेड वाले हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, हमारे बॉन्ड, इसी में बॉन्ड टूट रहा है और इसी में बॉन्ड हमारा बन रहा है। ये वाला डॉटेड क्या है, ये टूट रहा है, और ये वाला क्या हमारा बन रहा है। ऐसी अवस्था जिसमें रिएक्शन का जो बॉन्ड टूटने वाला है वो टूटता हुआ दिखाई देता है और जो बॉन्ड बनने वाला होता है वो बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी अवस्था उस अभिक्रिया की संक्रमण अवस्था कहलाती है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी क्या होती है, अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं, जैसे कार्बोधनाइन जो कि कहीं में बना था हमारा SN1 रिएक्शन के अंदर। हम कार्बोधनाइन यानी कि अभिक्रिया मध्यवर्ती को, कार्बोधनाइन कार्बोनाइन ये हमारे सभी क्या है, अभिक्रिया मध्यवर्ती है। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, इनके हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डिटेक्ट करने का मतलब इन्हें हम ढूंढ सकते हैं। किसी रिएक्शन के अंदर अध्ययन करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्हें हम क्या, इन्हें पता लगाया जा सकता है, इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है।
बट संक्रमण अवस्था कभी भी डिटेक्ट नहीं की जाती, इसे कभी भी नहीं देखा जा सकता, केवल इसे गैस किया जाता है, इसे केवल माना जाता है कि ऐसा होता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, संक्रमण अवस्था और अभिक्रिया मध्यवर्ती में यही अंतर होता है। ठीक है, ओके। संक्रमण अवस्था, हर एक रिएक्शन की एक संक्रमण अवस्था जरूर होती है। जब रिएक्शन होगी तो बॉन्ड टूटेंगे, तो उसकी बॉन्ड बना, जो ग्रुप हटने वाला है उसे हटता हुआ दिखा दो और जो ग्रुप लगता हुआ है उसे लगता हुआ दिखा दो। उसी अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, संक्रमण अवस्था बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम इनके बारे में जरूर उस हर रिएक्शन के लिए मतलब बात करते ही है, हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है, बट ये होती जरूर है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें क्या कर सकते हैं, इनके दिखा सकते हैं किसी अभिक्रिया के बारे में। तो संक्रमण अवस्था में क्या है, ये वाला ग्रुप तो निकल रहा है और ये वाला बन रहा है। ये कितनी स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप रिएक्शन है। एक ही स्टेप रिएक्शन में हमारा उत्पाद बना हमारा, और क्या हुआ, लिविंग ग्रुप यानी कि निकलने वाला समूह हमारा बाहर निकल गया। रिएक्शन हमारी क्या हुई, कंप्लीट हुई। अब एक बात बताइए, एक वर्ड लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसे समझिए पहले आप। अभिविन्यास का प्रतिलोम, अभिविन्यास का प्रतिलोम, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, अभिविन्यास का मतलब है जो ग्रुप जिस साइड में लगे हुए हैं उनकी डायरेक्शन को शो करना। जैसे ये वाला एक्स किधर है, राइट साइड में, अब नाभिक किस नहीं की साइड में है, लेफ्ट साइड में। जब रिएक्शन हमारी स्टार्ट नहीं हुई थी तो हमारा मुख्य ग्रुप यानी कि हैलोजन परमाणु किधर था, एक्स किधर था, राइट साइड में। और रिएक्शन होने के बाद जो हमारा उत्पाद है वो किस साइड में आ गया है, लेफ्ट साइड में। जो भी ग्रुप लगा होगा के। अब देखिए, अभिविन्यास होता है उसकी संरचना को 3D में दिखाना, 3 डायमेंशन में, 3D के अंदर उसे संरचना को दिखाना। अगर ये राइट साइड में दिख रहा है, अगर ये लेफ्ट साइड में चला गया, कौन चला गया, नाभिक किसने लेफ्ट साइड में चला गया। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। और अभिविन्यास का उल्टा होता है, अभिविन्यास का उल्टा होता है, अर्थात जिस साइड से एक्स निकल के जाएगा उसके दूसरी साइड में नाभिक किस नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दिखा ना आपको। तो ये क्या हुआ है, अभिविन्यास का प्रतिलोम हुआ है। SN2 अभिक्रिया में अभिविन्यास का प्रतिलोम होता है, अर्थात नाभिक स्नेही उस साइड से अटैक करता है जिसके अपोजिट साइड में हमारा कौन है, हैलोजन परमाणु लगा हुआ है। अगर हैलोजन इधर है तो इस साइड से अटैक करेगा, हैलोजन इधर है तो इस साइड से अटैक करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को बोलते हैं अभिविन्यास का प्रतिलोम। एक और चीज़, एक हमारा क्या है, वाल्डन एक साइंटिस्ट का नाम है, वाल्डन प्रतिलोम एक्सपेरिमेंट है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट का नाम है, वाल्डन प्रतिलोम परीक्षण। ठीक है, वाल्डन इन्वर्जन एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट का नाम है। ये वाल्डन सर ने किया है। उन्होंने देखिए क्या बताया, उन्होंने बताया है कि SN2 रिएक्शन के अंदर 100% SN2 रिएक्शन के अंदर 100% बैक साइड से ही अटैक होता है, बैक साइड से ही अटैक होता है। अगर हैलोजन यहाँ है तो इसके अपोजिट साइड से अटैक होगा। और जिस एक्सपेरिमेंट में समझाया गया है उसे क्या बोलते हैं, वाल्डन प्रतिलोम परीक्षण। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 100% का क्या मतलब है। अब SN1 रिएक्शन पढ़ के आप आए होंगे, लास्ट लेक्चर के अंदर SN1 सिखाया गया है। SN1 में आपने देखा होगा हमारे 2 उत्पाद थे, एक हमारा क्या है 50% वाला और दूसरा भी हमारा क्या था 50% वाला। तो उसमें 2 उत्पाद 50-50% के थे। अब इसमें 1% भी ये कौन से वाला है, बैक साइड वाला। उसमें एक बैक साइड वाला भी होता है और फ्रंट साइड वाला भी होता है। जो हमारा बैक साइड वाला उत्पाद है, वो इसमें 100% होता है, 100 के 100 ही % होता है। अर्थात 1% भी इस साइड से अटैक नहीं होता है, इस साइड से अटैक नहीं करता है नाभिक स्नेही। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अभिविन्यास का प्रतिलोम ही होगा 100 के 100%। कोई भी उत्पाद इस साइड से नजर नहीं आएगा। क्वेश्चन बाद में बताऊंगा क्वेश्चन क्या है, अभी तो हम इसे समझ रहे हैं क्या चीज़ है हमारी। अभी हम इसकी क्या है मैकेनिज्म समझ रहे हैं, क्रियाविधि समझ रहे हैं कैसे होती है। ओके स्टूडेंट्स, जो ये हमारा वाल्डन प्रतिलोम परीक्षण है ना, ये वाल्डन प्रतिलोम परीक्षण में सिद्ध किया गया है कि 1% भी हमारा फ्रंट वाला उत्पाद नहीं मिलता है। अर्थात इसमें केवल एक ही उत्पाद मिलता है और उसमें 100/100 बैक साइड से अटैक होता है। उस एक्सपेरिमेंट को हम अलग लेक्चर के अंदर देखेंगे। अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें SN2 पढ़ना है। तो ये SN2 है। देखिए SN2 की सबसे पहली बात, ये हमारी क्या है, हमारी एक ही पद में होने वाली अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, ये इसका क्या होता है, हमारा धीमा पद। और आपको पता होगा धीमे पद पे कौन निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर। धीमे पद पे कौन निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। तो बात क्या है हमारी,
जब हमारी अभिक्रिया की दर धीमे पद में निर्भर करती है तो हमारा कौन कौन भाग ले रहा है? इसमें हमारा नाभिक स्नेही भी भाग ले रहा है और इसमें हमारा एल्किल हैलाइड भी भाग ले रहा है। तो SN2 अभिक्रिया वे होती है जिनमें अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती होती है। किसके? एल्किल हैलाइड की सांद्रता के, किसके? एल्किल हैलाइड की सांद्रता के और नाभिक स्नेही की सांद्रता की। एल्किल हैलाइड की सांद्रता के, ये सांद्रता होता है ना, ये हमारा ब्रैकेट, और ये भी हमारा ये भी ब्रैकेट हमारा सांद्रता का ही होता है। तो किसकी सांद्रता? एल्किल हैलाइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता, दोनों पर निर्भर करता है। SN1 में क्या है? नाभिक स्नेही तीव्र पद में आता है और इसलिए नाभिक स्नेही की जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया की दर से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात अभिक्रिया की दर नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसीलिए SN2 में क्या अंतर है? अब मैंने आपको बताया था उसके अंदर आणविकता एक चीज होती है, बताया था ना, आणविकता, धीमे पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, धीमे पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। एक तो हमारा कौन है? नाभिक स्नेही, और एक कौन है हमारा? एल्किल हैलाइड। तो कितने अणु है? 2। तो इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है? 2 होती है, जो कि हमारे 2 को कंफर्म कराती है। इसमें 2 का क्या मीनिंग है? 2 का मीनिंग क्या है? इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी होती है? 2, जो कि मैंने लिखा हुआ है द्विअणुक। द्विअणुक वे अभिक्रिया होती है जिनकी आणविकता 2 होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का क्या मीनिंग है हमारा? जो हमारा नाभिक स्नेही होगा वो हटाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब हटाना। किसे हटाएगा? किसे हटाएगा? X को हटाएगा, और वो भी किस प्रकार की अभिक्रिया को ध्यान में रखते हुए? द्विअणुक अभिक्रिया को, अर्थात 2 आणविकता। 2 आणविकता का मतलब धीमे पद में दोनों भाग ले रहे होंगे, और वे दोनों अणु कौन है? एक नाभिक स्नेही का होगा और एक हमारा एल्किल हैलाइड होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आपने ये हमारा रासायनिक बलगति चैप्टर होता है, अगर आपने पढ़ा है तो अभिक्रिया की दर हटाने के बाद, ये अभिक्रिया की दर में से अनुक्रमानुपाती हटाने के बाद हम क्या लगाते हैं? बताइए क्या लगाते हैं? वेग स्थिरांक के लगाते हैं ना, के, और इसे हम कैसे लिख लेंगे? Rx, और इसे हम कैसे लिख लेंगे? Nu। और अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो इसे बोलते हैं वेग व्यंजक। क्या बोलते हैं हम इसे? वेग व्यंजक। और वेग व्यंजक के अंदर इसका भी एक अणु भाग ले रहा है। Rx एक ही है, हमारा पूरा एक अणु है, और ये भी हमारा पूरा एक अणु है। और वेग व्यंजक के अंदर, ये पूरा वेग व्यंजक है, वेग व्यंजक के अंदर सांद्रताओं के, अभिकारक की सांद्रताओं के ऊपर लगी घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। दोबारा बता देता हूँ, वेग व्यंजक के अंदर अभिकारक की सांद्रता के ऊपर लगी घातों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो बताइए कोटि कितनी है? कोटि कितनी है हमारी इनकी? कोटि भी इनकी कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। और वो वाली कितनी की होती है हमारी? वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, क्योंकि उनमें Rx का मान केवल निर्भर करता है, वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है। उसमें नाभिक स्नेही तीव्र पद में आता है, इसलिए नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, इसलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। तो SN1 में SN2 में जो हमारा 2 है उसके 2 मीनिंग है। इन अभिक्रियाओं की आणविकता भी 2 होती है और इन अभिक्रियाओं की कोटि भी हमारी 2 ही होते हैं। नोट कर लीजिए आप इन्हें। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ गए हैं कि ये क्या है हमारा। अब परिभाषा क्या लिखेंगे SN2 अभिक्रिया की? SN2 अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें अभिक्रिया की दर एल्किल हैलाइड की सांद्रता के साथ साथ नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करती है। SN1 में क्या था हमारा? SN1 अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जिनमें अभिक्रिया की दर केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती है, जबकि नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। वो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये समझ गए होंगे। अभी कुछ और बातें भी करेंगे इनके बारे में। आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस पता लग गया होगा कि इनमें क्या हमारा बेसिक डिफरेंस क्या होता है, वो और अच्छे से आपको पढ़ने के बाद पता लगेगा। देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे SN2 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। कंप्लीट लिख लीजिए। SN2 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शंस की अभिक्रिया की दर को कौन कौन प्रभावित करते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, SN2 अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। वहाँ पे क्वेश्चन करने का तरीका क्या था हमारा SN1 में?
हम SN1 में कार्बोधनाइन की स्थिरता चेक करते थे, क्योंकि धीमे पद में बनता था और धीमे पद से सब कुछ निर्धारित होता है हमारा, तो उसमें कार्बोधनाइन बनता था, तो उसमें हम पता लगा लेते थे। अब SN2 में क्या है, ना तो कार्बोधनाइन बनाए, ना कार्बोनाइन बनाए, ना मुक्त मूलक बनाए, कुछ भी तो नहीं बनाए, क्योंकि जैसे वो बनने वाला होता है ना, वो उस कमी को होने नहीं देता। जैसे जैसे उस घर में से वो नौकर निकल के जाता है, वो सर्वेंट निकल के जाता है, वो साथ साथ उस घर में एंट्री करता है, तो उसके घर में तो वो रोल कोई कमी नहीं होती है। जब उसमें कमी नहीं होती है तो कार्बोधनाइन नहीं बनता है। अब जब कार्बोधनाइन नहीं बनेगा तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे SN2 के? हमें बोल दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हमारे पास में है, तो इनमें किस में SN2 ज़्यादा फास्ट होगी, SN2 की जो दर है वो तीव्र होगी, ऐसे हमें बोल दिया जाता है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? अब आपने एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए पहले। आपने देखा कि अभी वाल्टन एक्सपेरिमेंट आपको नहीं समझाया गया है। वाल्टन एक्सपेरिमेंट आपको ये सिद्ध करेगा कि नाभिक इसने बैक साइड से अटैक करता है, और अटैक भी 100% बैक ही उठता है। मतलब एक भी उत्पाद 1% भी उत्पाद हमें कहाँ से नहीं मिलता है, फ्रंट वाली साइड से नहीं मिलता है। जब तक आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ लेते तब तक आपको ये प्रॉब्लम रहेगी, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी, ये आपको विश्वास करना होगा। जैसे अलग से आप नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या दूसरे लेक्चर के अंदर वाल्टन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि 100% बैक अटैक ही होता है। जब 100% बैक अटैक ही होता है तो इसी बात से ही सारे क्वेश्चन होंगे। देखिए अब कैसे। अब सबसे पहला कारक जो है हमारा वो क्या है, एल्किल हैलाइड की डिग्री, RX की डिग्री। आपको पता है डिग्री कितनी होती है इनकी, 3 डिग्री तक ये होते हैं। अब देखिए ये है हमारा CXR और ये क्या है हमारा R। अगला क्या है हमारा XCR और ये क्या है हमारा H, ये हमारा 2 डिग्री, और XCR H और H। तीसरा क्या है हमारा X, ये हमारा 1 डिग्री हुआ ना, ये H और ये H, ये है हमारा मेथिल हैलाइड CH3X। ये CH3Cl वगैरह कुछ भी हो सकता है हमारा। ये हमारा क्या है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये क्या है हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये क्या है हमारा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये क्या है हमारा मेथिल हैलाइड। अब वहाँ पे क्या था SN1 में 3 डिग्री में SN1 बहुत फास्ट होती थी। ये चीज़ हमने देखा है ना, वहाँ कार्बोधनाइन की स्थिरता 3 डिग्री में 3 एल्किल समूह होने की वजह से स्थिरता ज़्यादा मिल जाती थी। तो वो वहाँ पे क्या फंडा था, कार्बोधनाइन की स्थिरता जितनी ज़्यादा अभिक्रिया की दर भी उतनी ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या फंडा है। अब ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये कितना है 2 डिग्री, ये कितना है 1 डिग्री, ये कितना है मिथाइल हैलाइड। अगर इनमें हम SN2 की दर की बात करें, SN2 की दर की बात करें किस में तीव्र होगी और किस में स्लो होगी। अब देखिए SN2 कैसे देखी जाती है, चेक कैसे की जाती है। ये हमारा X है कार्बन पर लगा हुआ, ये हमारा कोई हेलोजन परमाणु है, यहाँ पे लगा हुआ है। R की कोई वैल्यू रख लेता हूँ मैं, R की वैल्यू रख लेता हूँ मैं CH3। क्या रख लेता हूँ मैं, R की वैल्यू रख लेता हूँ मैं क्या, CH3। सबसे छोटी वैल्यू R की क्या होती है, मिथाइल होती है। R की वैल्यू CnH2n+1 से पता लगती है। ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी वैल्यू रखी जा सकती है R की। अब मैंने सबसे छोटी रखी है CH3, एक CH3 और एक CH3, ये 3 CH3 लगाई है R की जगह। ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब ये देखिए आप, इस अभिक्रिया में अगर मैं नाभिक स्नेही लाऊं और SN2 करने की बात करूं कि SN2 इसके अंदर होगी, जब इसके अंदर SN2 होगी, एक बात बताइए, यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है तो नाभिक स्नेही कहाँ से आएगा, बैक साइड से। और अगर बैक साइड में बड़े बड़े समूह लगे हुए हैं, अर्थात बैक साइड में नाभिक स्नेह के लिए रुकावट है। अब रुकावट कैसे हो सकती है, वहाँ पे कोई समूह लगा हुआ है और वो समूह इतने फैले हुए हैं कि वो उसे वहाँ पे एंट्री करने ही नहीं देंगे। अब सपोज कीजिए जिस घर में एस सर्वेंट को बैक साइड से क्या करना है, प्रवेश करना है, और उस वाले दूसरे को निकालना है वहाँ से, अगर उसका रास्ता बंद कर दिया जाए, अगर पिछले वाला रास्ता बंद कर दिया जाए, वो पहले वाला सर्वेंट जो घर में है, सपोज करो चालाक है थोड़ा सा, अब वो चालाक है तो क्या करेगा, मैं पिछले वाले रास्ते से पहले रास्ता बंद कर देता हूँ, कोई पिछले वाली साइड से आई ना, और आगे से मुझे निकालने की इसमें क्षमता है नहीं, तो ऐसे क्या इस केस में क्या होगा, एक्स को कोई निकाल ही नहीं सकता। जब एक्स को कोई निकाल ही नहीं सकता तो क्या होगा हमारा, क्या हमारी SN2 हो जाएगी, तो नहीं होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये देखना होता है कि इस कार्बन पे जो यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, ग्रुप मतलब जो समूह लगे हुए हैं हमारे, उनका आकार कितना बड़ा है। अगर उन समूह का आकार बहुत बड़ा होता है तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, किसकी, परमाणु की और अणुओं की। जब यहाँ पे भीड़ हो जाएगी तो बैक साइड से नाभिक स्नेही को अप्रोच करने में, पहुँचने में दिक्कत होगी।
जब नाभिक स्नेही को पहुंचने में यहाँ पे दिक्कत होगी तो क्या रिएक्शन हो जाएगी? SN2 रिएक्शन तब होती है जब वो बैक साइड से अटैक कर देता है, वो निकल जाता है, मतलब वो साथ साथ अटैक करता है और साथ साथ निकल जाता है। बट वो तो इसे एंट्री करने का ही मौका नहीं है उसके पास में, ये तो एंट्री नहीं कर सकता यहाँ पे। जब ये एंट्री नहीं कर सकता तो SN2 नहीं होगी, अर्थात 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 अभिक्रिया नहीं होती है। और जब कहीं पे रिएक्शन बड़े बड़े समूहों के कारण रुक जाती है और वहाँ पे परमाणुओं की भीड़ हो जाती है तो इसे बोलते हैं हम स्टेरिक प्रभाव, स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टेरिक प्रभाव बोलते हैं। स्टेरिक प्रभाव तब लगता है जब बड़े बड़े समूह रिएक्शन को ना होने देते हैं, किसी नाभिक स्नेही को प्रवेश ना करने देते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है हमारा 3 डिग्री में बहुत क्राउडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से 3 डिग्री में नो SN2, 3 डिग्री में SN2 नहीं होती है। और वहाँ पे क्या था, वहाँ पे मिथाइल वाले में SN1 नहीं होती थी और 3 डिग्री में सबसे भाग के होती थी। अब देखिए, अब इसमें कितने आर हैं? आर कितने हैं हमारे इसमें? 2 आर है 2 डिग्री में। H तो बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, H क्या है हमारा? H+ तो आप जानते भी है प्रोटॉन के इक्वल होता है और प्रोटॉन बहुत ही छोटा कण है हमारा, तो H तो बहुत ही छोटा है। जब छोटा है तो बैक साइड से अब थोड़ी सी राहत है, अब थोड़ी सी राहत होगी अटैक करने में। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी हमारी? 2 में। ओ सॉरी, अब इसमें थोड़ा सा अटैक की संभावना ज़्यादा है, मैंने गलत कर दिया था। अब इसमें 1 है, यानी कि हमारा 1 डिग्री है, तो इसमें ये वाला मौका वो है ना। H तो बहुत ही छोटा पार्टिकल है, ये तो छोटा सा कण होगा तो कहीं से भी बैक साइड से अटैक कर सकता है, तो इसमें तो हो सकती है। अब इसमें तो 3 ही H है, तो इसमें तो यहाँ से बिल्कुल आराम से आ सकती है। तो SN2 का क्रम क्या होता है? सबसे जो फास्ट होती है, सबसे तीव्र जो होती है SN2 वो मेथिल हैलाइड में, उसके बाद किसमें? 1 डिग्री में, और उसके बाद 2 डिग्री मेथिल हैलाइड में, और 3 डिग्री में तो SN2 नहीं होती है क्योंकि इसमें स्टेरिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्वेश्चन करने का तरीका पता लग गया है कि हमें जहाँ पे हैलोजन परमाणु लगा हुआ है उसके बैक साइड में भीड़ देखनी है। भीड़ किसकी? समूहों की। अब ये बात आप समझ सकते हैं, जितनी एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होगा, एल्किल समूह हमारा जो है लगा हुआ है, ये एल्किल समूह जितना बड़ा होगा SN2 रिएक्शन उतनी ही दिक्कत में हो जाएगी, SN2 रिएक्शन को उतनी ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर सकते हैं कि 3 डिग्री में नहीं होती है क्योंकि इसमें स्टेरिक प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। 2 डिग्री में होती है पर बहुत ही मुश्किल से होती है, पर हो जाती है। 1 डिग्री में और आसानी से हो जाती है, और मिथाइल हैलाइड में तो बहुत भाग के हो जाती है। इसमें क्या होता है, लिविंग ग्रुप बैक साइड से आता है, बैक साइड से क्या करता है, बैक साइड से नाभिक इसने चप्पल मार के किसे निकाल देता है? X को निकाल देता है। तो SN2 में तो बहुत ईजिली हो जाती है हमारी। ये आप नोट कर लीजिए। एल्किल हैलाइड की डिग्री पर भी निर्भर करती है। कैसे? डिग्री को अभी मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा कारक क्या है हमारा? बीटा श्रृंखला। उसी के वाले कारक हम पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या कारक क्या है हमारा? बीटा श्रृंखला। बीटा श्रृंखला क्या होती है ये आपको लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने सिखाया है। ये X पे लगा हुआ कार्बन, ये अल्फा और ये बीटा, इसमें बीटा श्रृंखला लगी हुई है। अब इससे नेक्स्ट वाले में देखते हैं X C C, इसमें क्या है हमारा? X C C और C। ये कौन सा कार्बन है हमारा? दिस कार्बन इज बीटा कार्बन, दिस कार्बन इज बीटा कार्बन एंड दिस कार्बन इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर जो समूह लगे हुए हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 समूह यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इसमें बीटा श्रृंखला 2 बार निकली हुई है। इसमें बीटा श्रृंखला 1 ही है और इसमें तो हमारी बीटा श्रृंखला है नहीं, कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है। अब देखिए SN2 की बात करें अगर हम, इसे मैं बोल देता हूँ क्या? A, वो क्रम लगाने के लिए बोल देता हूँ इसे B और इसे C। जैसे जैसे बीटा श्रृंखला बढ़ेगी, SN1 में क्या था? बीटा श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ SN1 में क्या था? बीटा श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ SN1 की दर तेज होती थी। बट यहाँ पे क्या है? बीटा श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ SN2 की दर कम होती है। रीज़न आपको समझ आ गया होगा। ये क्या है? जैसे नाभिक इसने इस ग्रुप को निकाल लेगा तो इसके लिए से क्या करना पड़ेगा? बैक साइड से आना पड़ेगा। और बैक साइड में अगर बीटा श्रृंखला लगी हुई है, बीटा कार्बन पे कार्बन की श्रृंखला बाहर निकली हुई है, ग्रुप लगे हुए हैं और बाहर श्रृंखला निकली हुई है, तो ऐसे केस में बैक साइड वाले कार्बन पे एंट्री कैसे होगी? बैक वाले कार्बन पर आने के लिए यहाँ पे भी ग्रुप लगे हुए हैं CH3, यहाँ पे 3H है CH3, तो बैक साइड में आने में प्रॉब्लम होगी। इस वाले में थोड़ी राहत होगी। बताइए क्यों? बताइए क्यों इसमें राहत क्यों होगी? क्योंकि इसमें
ये वाली साइड से तो आ नहीं पाने का नाभिक स्नेही हटाने के लिए, बट ऊपर वाली से तो आ सकता है ना, तो क्योंकि इस साइड में थोड़ी भीड़ कम होगी तो बी वाले में हो जाती है और ए वाले में तो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा ब्रांचिंग है नहीं, बीटा श्रृंखला नहीं है, तो इसमें तो आराम से आएगा, चप्पल मारेगा और एक्स को निकाल देगा, हो जाएगा ना इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ये ए वाला है, इस ए वाले में SN2 नहीं होती है। बीटा ब्रांचिंग अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे केस में नाभिक स्नेही को बैक साइड से आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। जब रास्ता ही नहीं मिलेगा तो अटैक कैसे करेगा? जब अटैक नहीं कर पाएगा तो एक्स को कैसे निकाल पाएगा? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो प्रबल नाभिक स्नेही जबरदस्ती निकालता है इस एक्स को, क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इससे ज़्यादा है और इससे ज़्यादा स्थिरता वो इसे देगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? इसे निकलना ही पड़ेगा। तो अब अगर वही नहीं पहुँच पाने का, अगर उसी रास्ते में कोई अड़चन आएगी तो एक इसे निकलने में दिक्कत होगी, वो ये निकल ही नहीं पाएगा। जब ये निकल ही नहीं पाएगा तो SN2 का कोई चांस ही नहीं बनता हमारा। इसमें SN2 हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। तो ऑर्डर क्या होगा हमारा? C में सबसे ज़्यादा, B में उससे कम और A में तो SN2 नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट डाउन। बीटा श्रृंखला हमारा दूसरा कारक है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा कारक क्या होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा तीसरा कारक क्या होगा। नाभिक स्नेही की प्रकृति, लगा लीजिए, नाभिक स्नेही की प्रकृति। प्लीज़ नोट डाउन द थर्ड पॉइंट इज नाभिक स्नेही की प्रकृति, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखिए, जो नाभिक स्नेही हम लेते हैं, जो नाभिक स्नेही हमारा अटैक करता है बैक साइड से जाके, उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब आपको पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया है, फ्लोरीन एक दुर्बल नाभिक स्नेही है, क्लोरीन उससे ज़्यादा प्रबल है, ब्रोमीन उससे भी ज़्यादा प्रबल है और आयोडीन उससे भी ज़्यादा प्रबल है। आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्योंकि इसके नाभिक पर अट्रैक्शन आकर्षण कम होता है, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा वो जल्दी अटैक कर लेगा, जल्दी अटैक कर देगा तो एक्स को निकाल देगा, एक्स को निकाल देगा तो SN2 होगी। तो हमारे जो प्रबल नाभिक स्नेही है, प्रबल नाभिक स्नेही, वो SN2 को ज़्यादा फेवर करते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे देखेंगे हम? जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास में CH3Cl है, कौन है मेरे पास में? CH3Cl, CH3Cl, CH3Cl और CH3Cl, और मेरे पास में है NaF, NaBr, NaCl, NaBr और क्या मेरे पास में NaI। और मैं बात करूं, आप देखिए, अब आपको कैसा पता लगेगा कि इसमें SN1 होगी SN2? ये कितने डिग्री है? ये तो 0 डिग्री है ना, मेथिल हैलाइड है, और मेथिल हैलाइड कभी भी किसे नहीं देते हैं, SN1 को नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कार्बोधनाइन अत्यधिक स्थायी होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अर्थात इसमें SN1 तो होगी ही नहीं। अगर रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने की बात चल रही है, अगर रिएक्शन करनी हो हमें तो इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? SN2। तो ये सारे कौन सी देगी? SN2। एक बात पक्की हुई आपकी, जब ये SN2 देंगे तो अभी देखना है कि इनमें से सबसे फास्ट किस में SN2 होगी। तो ये हमारी रिएक्शन A, रिएक्शन B, ये रिएक्शन C और रिएक्शन D। अब क्या होगा? ये इसे हटाएगा, रिएक्शन होगी, इसे हटाएगा, ये इसे हटाएगा, इसे हटाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। अब आपको पता है कि आयोडीन जो है ना वो प्रबल नाभिक स्नेही है, प्रबल नाभिक स्नेही जल्दी हटा सकते हैं, और यहाँ पे 3 He है वैसे भी, तो आसानी से अटैक कर लेगा बैक साइड से आगे। ये प्रबल भी है, और जैसे अटैक करेगा ये ग्रुप क्या होगा? साथ साथ निकल जाएंगे, जैसे जैसे अटैक करेगा ये निकल जाएगा। बट फ्लोरीन तो एक दुर्बल नाभिक स्नेही है। ये क्या होता है? ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन देता है ना, वो इसकी तुलनात्मक थोड़ा सा लेट देता है, तो पहले किस में हो जाएगी? हमारी आयोडीन में। अर्थात नाभिक स्नेही की प्रबलता भी देखी जाती है। तो क्या ऑर्डर होगा हमारा SN2 का? बताइए, D, C, B एंड A। यह अभिक्रिया की दर का क्रम है कि किस में ज़्यादा होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा किस में होगी? हमारी D में होगी। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हम इनके क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये कैसा होगा, कैसे नहीं होगा, इस आधार पर इनके सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। SN2 रिएक्शन बहुत आसान है। SN2 में आपको सबसे बड़ी बात यह है कि SN2 में आपको कार्बोधनाइन की स्थिरता नहीं चेक करनी होती जब कार्बोधनाइन नहीं है। अब सबसे बड़ा लॉजिक उसमें अनुनाद था हमारा, उसमें हमें अनुनाद देखना होता है, कार्बोधनाइन को अनुनाद की स्थिरता तो नहीं है। अब इसमें कार्बोधनाइन नहीं है तो अनुनाद भी नहीं है, तो ईजी कौन सी है हमारी? ईजी कौन सी हो गई हमारी? SN2 रिएक्शन हमारी बहुत आसान है। SN2 हमारी सबसे आसान है। SN2 में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती होगी।
ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसे रब कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। प्रबल नाभिक स्नेही SN2 अभिक्रिया को फेवर करते हैं, जबकि दुर्बल नाभिक स्नेही SN1 अभिक्रिया को फेवर करते हैं। फेवर करने का मतलब आसानी से हो जाती है। अब एक और वही प्रॉब्लम है जो SN1 में थी वो SN2 में भी है। ये क्या है हमारा, दिस इज व्हाट, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज आवर क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन में आपको पता है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर है, तो अनुनाद की संभावना है हमारी। जब इसमें अनुनाद हो सकता है तो इसमें यहाँ पे कौन सा लक्षण आएगा, प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिखाया है बहुत अच्छे से। कौन सा लक्षण आएगा, द्विबंध लक्षण, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब इसमें द्विबंध लक्षण आएगा, द्विबंध लक्षण आने की वजह से जो ये वाला है यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा। अगर कोई बॉन्ड सिंगल से डबल की तरफ हो जाता है, डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, आंशिक द्विबंध लक्षण बताया मैंने, पूरा डबल नहीं होता, कुछ डबल होने की कोशिश करता है। जब ये डबल बॉन्ड के लक्षण रखने लगता है तो ऐसे केस में डबल बॉन्ड को निकालना मुश्किल होता है, तोड़ना मुश्किल होता है। जब इसमें डबल बॉन्ड है तो इसका निकलना मुश्किल है, और जब Cl निकलेगा तो नाभिक इसने कितना भी प्रबल हो। अब एक बात समझे आप, अगर क्लोरीन वहाँ पे जम गया है, किसी भी कारण से जम गया, हमें नहीं पता, ये क्या है हमारा, ये हमारा RX है, ये हमारा RCX है, और ये X यहाँ से निकल ही नहीं रहा। ये कुछ भी कारण हो सकता है, यहाँ से बोल दे कि मैं निकलने वाला हूँ नहीं, तो प्रबल नाभिक स्नेही आ जाए, दुर्बल आ जाए, उस पर अटैक नहीं कर सकते। अटैक करने की नहीं, क्योंकि वो निकल ही नहीं रहा वहाँ से, अटैक कहीं पे करेंगे। अटैक करने का मतलब समझिए ना आप, अब इस कार्बन के पहले से 4 बॉन्ड बने हुए हैं, जब ये निकलने की कोशिश करेगा तभी तो दूसरे बॉन्ड को आमंत्रित करेगा, तो मेरे साथ में बॉन्ड बना भाई। अब इसके पास में पहले से ही नहीं हट रहा है, और ना हटने का कारण है कौन सा, आंशिक द्विबंध लक्षण, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जब किसी सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड के लक्षण मिलने लगते हैं, वो अनुनाद के कारण होता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। जब डबल बॉन्ड के लक्षण मिलने लगता है तो डबल बॉन्ड मुश्किल टूटता है, आपको पता है ना, ट्रिपल बॉन्ड उससे भी मुश्किल टूटता है। और जब ये टूटेगा ही नहीं तो ये Cl नहीं हटेगा। अगर ये X और Cl जो हमारे है, ये Cl ले सकते हैं हम, अगर ये Cl ही नहीं हट रहा हमारे उस कार्बन पे से, तो क्या हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो जितने भी आंशिक द्विबंध वाले लक्षण है, यानी कि अनुनाद वाली स्थिति इनकी है, उसमें भी SN2 नहीं होगी। तो क्लोरोबेंजीन ना तो SN1 देता है हमारी, और ना ही हमारी SN2 देता है। ओके स्टूडेंट्स, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए कि SN1 SN2 के क्या क्वेश्चन है हमारे पास में। ये वाला यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे है, ये X नहीं, इसे Cl ले लेते हैं तब, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये Cl लगा हुआ है, ये यहाँ पे CH3 है, और ये यहाँ पे C2H5 है। ओके, ये ऐसे भी दिखा सकता हूँ ना मैं, कार्बन यहाँ पे भी है, कार्बन यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये यहाँ पे कार्बन क्लोरीन है, ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं। CCl चलो इन्हें नाम दे देते हैं। ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये है हमारा C, ये है हमारा D, और ये है हमारा कौन, E। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करिए कि SN1 सबसे ज़्यादा तेज किस में होगी, SN1 की दर सबसे अधिक किस में होगी। ये वाला क्वेश्चन सभी कीजिए। SN2 की दर सबसे अधिक किस में होगी हमारी, A B C D E, ये 5 ऑप्शन आपके पास में है, आप करिए। देखिए आप करते रहिए, मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, तब तक वीडियो पॉज करके आप बता सकते हैं, मतलब नोट कर सकते हैं, और फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपका ठीक है गलत है। ए वाला देखिए आप, क्या पाई सिग्मा लोन पेयर है, पाई सिग्मा लोन पेयर है तो अनुनाद वाली स्थिति है, इसमें द्विबंध का लक्षण आएगा, द्विबंध का लक्षण आएगा तो SN2 नहीं होगी, यानी कि ए में तो होने की नहीं बिल्कुल भी। ये बी वाला देखिए, हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है उसका पड़ोसी कार्बन कौन है, बीटा। ये तो अल्फा पे लगा हुआ है ना, ये बीटा है, और बीटा पे ब्रांच दोनों साइड में है। जब बीटा ब्रांच दोनों साइड में बढ़ जाती है तो उसमें भी SN2 नहीं होती है। अभी देखिए, ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, किससे, इस वाले से,
उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? डायरेक्ट एक, डायरेक्ट तो एक ही है ना, इनडायरेक्ट हमारे 3 है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री। और आपको पता है ना 1 डिग्री वालों में तो फास्ट होती है ना, मेथिल हैलाइड से बाद में 1 डिग्री में होती है, तो इसमें तो होगी। अभी देखेंगे कि कौन सी में ज़्यादा होगी कौन सी में कम, वो अभी देखेंगे। अब इसमें देखिए Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, 3 डिग्री कार्बन है ना, 3 डिग्री एल्किल हाइड है ना, और 3 डिग्री एल्किल हाइड में SN2 नहीं होती है। अब ये वाला देखिए Cl से जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सॉरी यहाँ पे कार्बन है, आई मेड मिस्टेक, ये हमारा क्या है यहाँ पे कार्बन है। और ये क्या है हमारा 2 डिग्री, ये हमारा 2 डिग्री है और ये हमारा 1 डिग्री है, बाकी किसी में हो तो रही है। अब देखिए क्या क्रम आएगा, क्रम आएगा हमारा 1 डिग्री में फास्ट होगी, यानी कि C वाले में सबसे ज़्यादा तेज़ और E वाले में उससे कम, बाकी किसी में होगी ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इनके ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आई थिंक अब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप NCERT बुक अभी खोलें। NCERT अगर आपके पास में नहीं भी है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐप आती है NCERT के लिए, उस ऐप को आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें हमारी बुक होती है और बुक में क्या होता है हमारा जो एक्सरसाइज है उसके अंदर SN1 और SN2 के क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। आप करके देख लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको मतलब कैसे लगा है, कि आप क्वेश्चन करने के बाद आपको बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है नहीं आती है। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।